दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, ज्वालामुखी की संरचना देखेंगे, साथ ही ज्वालामुखी में कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित लावा या फिर अन्य पदार्थों का धरातल पर ऊपर आने की क्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। ज्वालामुखी की संरचना मूल रूप से एक धरातल के रूप में होती है, परंतु जब अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं जिसके कारण वह जमा होने लगते हैं और इस प्रकार एक शंकु का निर्माण होता है, इसे ही ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे संरचना में देखेंगे। तो इसे याद रखिएगा कि धरातल के अंदर उपस्थित पदार्थों का बाहर निकलना ही ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है और इस क्रिया में लावा, राख, वाष्प के साथ अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड आदि भी पृथ्वी से बाहर निकलती है। इसकी संरचना आप देख सकते हैं। इसके जो बाहरी भाग होता है वह भी ज्वालामुखी के अंदर से निकला लावा ही होता है, जो कि समय के साथ जमा होने पर इस प्रकार के शंकु की आकृति धारण कर लेता है। मूल रूप से एक समतल से ही अगर कोई छिद्र के माध्यम से यह लावा बाहर निकलती है तो वह जमा होने के पश्चात एक शंकु का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह लावा का पिघला हुआ रूप होता है जो कि शंकु का रूप धारण कर लेता है। इसमें लावा, राख, वाष्प और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड गैसें बाहर निकलती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं और उन्हें किन नामों से जाना जाता है। तो ज्वालामुखी के आंतरिक भाग से बड़ी बड़ी चट्टानें निकलती हैं जिसे बम कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मटर के दाने के समान जो आकृति होती है उसे स्कोरिया कहा जाता है। इन सभी को याद रखिएगा। बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़ों को बम कहा जाता है, जबकि मटर के दाने के समान संरचना को स्कोरिया कहा जाता है। धूल कणों और राख से बनी चट्टानों को टफ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त लावा के ठंडे होने से बने छोटे चट्टानी भाग को प्यूमिस कहा जाता है। इन सभी नामों को याद रखिएगा। बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों को बम, मटर के दाने के समान संरचना को स्कोरिया, धूल कणों और राख से बनी चट्टानी टुकड़ों को टफ कहा जाता है, जबकि लावा के ठंडे होने से छोटे चट्टानी भाग को प्यूमिस कहा जाता है। अगला हम देखते हैं ज्वालामुखी की संरचना। ज्वालामुखी की संरचना आप देख सकते हैं। इस प्रकार की आकृति होती है, उसे ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। यह मूल रूप से ज्वालामुखी के अंदर में उपस्थित पदार्थों के एकत्रित होने के पश्चात निर्मित होती है और उसे ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। यह जमा होने के पश्चात एक शंकु की आकृति रूप धारण कर लेती है। धरातल के नीचे स्थित जो पदार्थ होते हैं वह एक पतली मार्ग के माध्यम से बाहर निकलती है जिसे नली कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे कहा जाता है क्रेटर या फिर ज्वालामुखी मुख। जहाँ पर जो पिघला हुआ पदार्थ उपस्थित होता है उसे ज्वालामुखी का मुख या फिर क्रेटर कहा जाता है। जब यह क्रेटर की आकृति बढ़ जाती है तो उसी क्रेटर को काल्डेरा कहा जाता है। अर्थात इसकी जो आकृति जब विस्तृत हो जाएगी, इसका क्षेत्र बढ़ जाएगा, तो उस स्थिति में क्रेटर काल्डेरा बन जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पदार्थ स्थित होते हैं उसे मैग्मा कहा जाता है और यही मैग्मा जब धरातल पर आती है तो उसे लावा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मैग्मा को ही लावा कहा जाता है। जब वह आंतरिक भाग में उपस्थित होती है तो उसे मैग्मा कहा जाता है, जबकि वह धरातल पर आती है तो उसे लावा कहा जाता है। इसके बाहरी भाग जो शंकुनुमा आकृति के होते हैं उसे ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है, जबकि इसका जो आंतरिक भाग होता है जहाँ पर ये लावा उपस्थित होते हैं उसे क्रेटर कहा जाता है और जब क्रेटर की आकृति बढ़ जाती है तो उसे काल्डेरा कहा जाता है। अगला हम देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी को उसके उद्गार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिसमें लावा, गैस या फिर अन्य विखंडित पदार्थ लगातार निकलते रहते हैं तो उसे कहा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा ज्वालामुखी होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसमें अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी उद्गार की संभावना होती है तो उसे कहा जाता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। अर्थात यह सुप्त अवस्था में होती है और इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, जबकि सक्रिय ज्वालामुखी में निरंतर ये सभी पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। अगला है शांत ज्वालामुखी, जहाँ पर पुनः उद्गार होने की कोई संभावना नहीं होती है, तो ऐसे ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। अगर हम इन ज्वालामुखी के उदाहरण की बात करें तो इटली का एटना और इटली का स्ट्रोम्बोली ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। उदाहरण को याद रखिएगा, इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो वह ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। वहीं प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है फ्यूजियामा जो कि जापान में स्थित है, और विसुवियस जो कि भूमध्य सागर में स्थित है। तो ये दोनों प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, जबकि शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं कोह सुल्तान जो कि ईरान में स्थित है, और किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो याद रखिएगा, किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में स्थित है वह शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके संबंध में अन्य तथ्यों की बात करें, अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के तटीय भाग में वलय के रूप में होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वलय के रूप में ज्वालामुखी फैली होती है, इसलिए प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है। इस क्षेत्र में ज्वालामुखी की अधिकता है और ये ज्वालामुखी वलय के रूप में स्थित होते हैं, इस कारण इस क्षेत्र को अग्निवलय कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यहाँ पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। वहीं अगर हम विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी की बात करें, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका में स्थित है इक्वाडोर, जहाँ पर कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अगला है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है, जो कि अर्जेंटीना चिली की सीमा पर स्थित है। यह भी दक्षिण अमेरिका में स्थित है, अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर, और इसका नाम है ओजस डेल सलाडो, जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अंतर को याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछा जाए तो वह है कोटोपैक्सी इक्वाडोर, जब विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो वह है ओजस डेल सलाडो, जो कि अर्जेंटीना चिली की सीमा पर स्थित है, और ये दोनों दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। तो इस प्रकार इन सभी तथ्यों को याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।